हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 8 शुरू करेंगे। बॉडी मूवमेंट्स, शरीर की गतियाँ, शरीर में हमारी जो भी गति होती है, हरकतें होती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके सामने है। मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। मूवमेंट, गति जो है वो लाइफ का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जीवन का एक गुण है। यानी कि अगर कोई लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट होगी। अगर उसमें कोई ना कोई अपने आप मूवमेंट नहीं हो रही है किसी चीज़ में, इसका अर्थ है कि वो लिविंग थिंग नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। एक स्टोन है, उसमें आपको क्या मूवमेंट नज़र आएगी? वुड है, उसमें कोई मूवमेंट नज़र आएगी नहीं। आपका बेंच है, डेस्क है, चेयर है, टेबल है, आपकी अलमीरा है, आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स एटसेट्रा, इनमें अपने आप किसी तरह की कोई मूवमेंट होती है? नहीं होती है, कभी नहीं होती, किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती। लेकिन जो लिविंग बीइंग है, जैसे ह्यूमन बीइंग, इंसान लिविंग बीइंग है, उनमें मूवमेंट होती रहती है। यहाँ तक कि आप अपने आप को चेक कीजिए, जब आप जगे हैं तो आप कितने सारे तरह के मूवमेंट्स करते हैं, कितनी तरह की आप गतियाँ करते हैं। और यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आप कितनी तरह की मूवमेंट्स करते हैं। बेशक आप नींद में होते हैं, बट आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है। आप किसी दूसरे सोते हुए व्यक्ति को देखिए, उनके बॉडी में किस तरह की मूवमेंट्स हो रही है। सोने के बावजूद भी बीच बीच में वो करवटें बदल रहे हैं, शरीर के पोजीशन को, बॉडी के पोजीशन को वो चेंज कर रहे होते हैं। इसका अर्थ है कि उनमें मूवमेंट हो रही है। और गौर से देखें तो उनकी जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन की मूवमेंट कर रही है, यानी कि ब्रीदिंग चल रही है। कई लोग खराटे ले रहे होते हैं, उनको भी ध्यान से देखिए कि खराटे यूं ही नहीं आ रहे हैं, उनके बॉडी ऑर्गन्स में कुछ मूवमेंट्स क्रिएट हो रही है। उन मूवमेंट्स की वजह से वो खराटे पैदा हो रही है और खराटों की आवाज़ आ रही है। आपने अपने गली में कुत्ते को देखिए, कितने सारे वो मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक कि जब वो कुत्ते सो रहे होते हैं, आप उनके बॉडी को ध्यान से देखिए, उनका जो स्टमक है वो कैसे अप एंड डाउन करता है। इसका अर्थ है कि ब्रीदिंग हो रही है, उनके बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हो रही है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि लिविंग बीइंग में मूवमेंट होती है, सेल्फ मूवमेंट होती है, अपने आप मूवमेंट होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। इसीलिए मूवमेंट क्या है? लाइफ का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जीवन का एक गुण है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इनेबल्स यू टू मूव? कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको गति करवा देती है, आपको मूव करवा देती है एक जगह से दूसरी जगह? इट इज योर बोन्स एंड मसल्स दैट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन योर बॉडी। वो आपकी हड्डियां हैं और आपकी मांसपेशियां हैं जो आपके शरीर में मूवमेंट को पैदा करती हैं। हाउएवर नॉट ऑल एनिमल्स हैव अ बोनी स्ट्रक्चर। हालांकि सभी जीवों के पास बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं उनके शरीर में कोई बोन्स नहीं होता, कोई हड्डी नहीं होती है, वो मसल्स ही मसल्स होते हैं, बस बोन्स बिल्कुल भी नहीं होते। दोज दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। और वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, इंसान, हम सभी इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है ना, तो हम सबके शरीर में रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, तो हम लोग किस कैटेगरी में आ गए? वर्टिब्रेट्स में आ गए। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं, जिन सभी एनिमल्स में बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन सब को एक क्लास दिया गया है और उस क्लास का नाम है, उस कैटेगरी का नाम है वर्टिब्रेट्स। दोज दैट डू नॉट possess वन आर इनवर्टिब्रेट्स। और जिन एनिमल्स में ये बैकबोन नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। क्या कहते हैं उन एनिमल्स को हम? इनवर्टिब्रेट्स।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। हर जो लिविंग बींग है वो एक या एक से अधिक सेल्स से मिल करके बना हुआ है। देयरफॉर सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिम्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल, यानी कि हर लिविंग बींग सेल से मिलकर बना है। जिस तरह से आपका मकान ईंट से बना है, उसी तरह से आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। हर लिविंग बींग की, हर सजीव की जो बॉडी है, शरीर है, वो सेल के मिलने से बनी है। ठीक वैसे ही जैसे कि ईंट के जुड़ने से आपका मकान बना है। Some organisms are made up of a single cell called unicellular organisms. Some organisms are made up of many cells called multicellular organisms. ऑर्गेनिम्स दो तरह के हो गए यहाँ पर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिम्स होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं। जो जीव एक ही सेल से बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब एक ही सेल से मिलकर बने हैं, ये हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिम्स हैं जो एक से अधिक सेल से मिल करके बने हुए हैं, उनको कहते हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। हम एक सेल से नहीं, एक से अधिक सेल से मिलकर बने हैं। कैट है, डॉग है, ऑक्स है, काऊ है, बफेलो है, गोट है। ये जो लिविंग बींग्स आप देख रहे हैं, एलिफेंट, टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सब के सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स है, मोर देन वन सेल से मिलकर के बने हुए हैं। नाम से भी इसका अर्थ निकल रहा है यूनिसेलुलर। यूनि का अर्थ हो गया वन, सेलुलर मतलब सेल से बना हुआ, यानी कि एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। मल्टी का अर्थ हो गया मेनी, यानी कि मोर देन वन। सेलुलर का अर्थ हो गया सेल से बना हुआ, यानी कि जो एक से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ है, मेनी सेल से मिलकर बना हुआ है, वो हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मिलियंस ऑफ सेल्स आर यूनिट टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यूज। 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो मिलियंस ऑफ सेल्स मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं। कौन से सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं? सिमिलर सेल्स, ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन एक जैसा हो, वो सारे के सारे सेल मिलियंस की संख्या में एक साथ टुगेदर, एक साथ मिल करके एक चीज बनाते हैं। उस चीज को हम कहते हैं टिश्यू। मिलियंस ऑफ सेल्स आर यूनिट टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यूज। स्किन, bones, nerves, muscles, blood and some of the tissues. स्किन एक टिश्यू है, बोन एक टिश्यू है, नर्व एक टिश्यू है, मसल एक टिश्यू है, ब्लड एक टिश्यू है। ये टिश्यूज के एग्जाम्पल्स हो गए स्किन, बोन्स, नर्व्स, मसल्स, ब्लड। टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। और सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले जो टिश्यूज हैं, सिमिलर फंक्शन वाले जो टिश्यूज हैं, वो सारे कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं। ईच ऑर्गन परफॉर्म्स ए स्पेशल फंक्शन फॉर द बॉडी। हर ऑर्गन शरीर के लिए एक खास तरह का फंक्शन करता है, खास तरह का काम करता है। जैसे आई एक ऑर्गन है, वो एक खास तरह का काम करता है, स्पेशल तरह का काम करता है, देखने का काम। सी, वी सी विद द हेल्प ऑफ आवर आईज, आंखों की मदद से हम देखते हैं, देखने का काम करता है। ईयर एक स्पेशल तरह का ऑर्गन हो गया जो सुनने का काम करता है, वी हियर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। नोज एक ऑर्गन हो गया, ये खास तरह का काम करता है चीज़ों को सूंघने का, वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। इस तरह से हर ऑर्गन का एक खास काम होता है, स्पेशल काम होता है, फंक्शन होता है, वो उसको परफॉर्म करता है। Animals have different organs and organ systems that work in a coordinated way
टू मेक देयर बॉडी फंक्शनल। एनिमल्स के पास कई सारे ऑर्गन्स होते हैं और वो ऑर्गन एक जैसा स्ट्रक्चर रखने वाले, एक जैसा फंक्शन करने वाले ऑर्गन एक साथ मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और फिर हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक अलग ही फंक्शन होता है, अपना एक अलग ही काम होता है। एक ऑर्गन में एक ऑर्गन सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, सभी ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के साथ ताल में ताल बैठा करके, लय में लय बैठा करके काम करते हैं, तभी हमारा बॉडी सही ढंग से फंक्शन कर पाता है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का बॉडी फंक्शन करता है। अगर उनमें तालमेल नहीं आएगा, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, तो पूरे बॉडी का फंक्शन भी सही ढंग से नहीं होगा। All animals need some form of support to maintain their body shape and to allow them to move. सभी के सभी जो एनिमल्स हैं उनको किसी न किसी तरह का एक सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वो अपने बॉडी शेप को मेंटेन कर सकें और जिसकी मदद से वो मूव कर सकें। The body of all higher animals is supported by a bony framework called a skeleton. जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनका बॉडी सपोर्टेड होता है बोनी फ्रेमवर्क से, हड्डियों के फ्रेमवर्क से, जिस हड्डियों के फ्रेमवर्क को, बोनी फ्रेमवर्क को हम लोग कहते हैं स्केलेटन, यानी कि कंकाल। A skeleton protects the internal organs and provides something for the muscles to pull against. स्केलेटन क्या करते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं कई मायनों में, और मसल्स को ये एक ऐसा सपोर्ट देते हैं ताकि मसल्स में एक पुल और पुश मूवमेंट क्रिएट हो। और मसल में जब पुल और पुश मूवमेंट क्रिएट होता है तो उसी से हमारे बॉडी में मूवमेंट क्रिएट होती है। एनिमल्स यूज मसल्स टू मूव अराउंड, और जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो इन्हीं मसल्स का इस्तेमाल करते हैं मूव अराउंड करने के लिए, गति करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। In this chapter we will discuss some of the features of a skeletal system and the process of locomotion in certain animals. इस पाठ में हम लोग स्केलेटल सिस्टम के कुछ फीचर्स पर चर्चा करेंगे और कुछ एनिमल्स में किस तरह से लोकोमोशन होता है, यानी कि वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाऊँ, मैं फिर से रिवाइज कर दूँ, वो ये है कि कैसे कैसे एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखिए, किसी भी एक लिविंग बीइंग का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है सेल। सेल ही किसी भी लिविंग बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट भी यही होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है, यानी कि बेसिक यूनिट जो होता है किसी भी लिविंग बीइंग का वो होता है सेल। क्या होता है वो? सेल। जिस तरह से ईंट जुड़ने से दीवार बनती है और दीवार जुड़ने से कमरे बन जाते हैं और कमरे जुड़ने से पूरा एक मकान बन जाता है, घर बन जाता है। तो पूरा घर बनाने का सबसे बेसिक चीज़ क्या हो गया, सबसे उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट क्या होगा जिससे वो घर बनाए? वो है ईंट, ब्रिक। उसी तरह से किसी भी लिविंग बीइंग का जो बॉडी बना हुआ है वो सेल से मिल करके बना हुआ, उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो सेल है। अब जैसे मैंने बताया मकान के बारे में कि ईंट जुड़ने से दीवार खड़ी होती है और दीवार खड़ी हो जाने से एक रूम बन जाता है और रूम मिलने से पूरा एक मकान बन जाता है। उसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है जरा उसको भी इसी ढंग से हम समझते हैं। तो सबसे ऊपर है सेल, और सेल मिल करके सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले
यानी कि एक जैसा स्ट्रक्चर रखने वाले सेल, एक जैसा फंक्शन करने वाले सेल, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले जो सेल होते हैं वो मिलियंस की संख्या में जब टुगेदर कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। तो यहां पर बन जाता है टिश्यू। और ठीक इसी तरह से सिमिलर एक जैसा फंक्शन रखने वाले टिश्यूज, एक जैसा स्ट्रक्चर रखने वाले टिश्यूज जब कंबाइन करते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गन। तो ऑर्गन बन जाता है। ठीक इसी तरह से सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले ऑर्गन्स जब टुगेदर कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और फिर कई सारे जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तब जा कर के एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव बनता है। यहाँ पर सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर रखने वाले सेल्स मिल करके टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए जैसे कि ब्लड है, बोन है ना, मसल्स हैं, ब्लड, बोन, मसल्स, ये सारे एग्जाम्पल हो गए टिश्यूज के। नर्व्स वो भी टिश्यूज हैं। उसी तरह से सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के एग्जाम्पल हो गए जैसे कि आपका नोज है, ईयर है, आई है, ये ऑर्गन हो गए। उसी तरह से ऑर्गन सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाला ऑर्गन जब टुगेदर मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम लोग अपनी बात करें तो हमारे पास कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको कि ब्लड सर्कुलेशन वाला जो सिस्टम है वो, नर्वस सिस्टम है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, है ना। अब जैसे इसमें से एक सिस्टम की अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ है। माउथ एक ऑर्गन हो गया, माउथ है ना, ओसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियास है। ये सारे मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज है, लंग्स हैं, है ना, ऐसे और भी ऑर्गन्स हैं वो मिल करके रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने यहाँ पर बात किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसमें आ गए आपको सारे के सारे ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि वो नसें जिनसे ब्लड फ्लो करता है। तो इसमें आ गए आपको सारे के सारे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज हैं, वेन्स है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, वेना कावा है, एवोटा है। उसके अलावा हार्ट वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ये सब मिल करके और भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम बना देते हैं। उसी तरह एक्सक्रेटरी सिस्टम है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने वाला सिस्टम। उसमें भी कई सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे कि उसमें मेन ऑर्गन जो आता है वो किडनी है ना, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट बनता है। लंग्स भी एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट बनता है, क्योंकि लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाला जाता है। आपको यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी का वो स्टोर होता है। किडनी जो कि पेयर में किडनीज होते हैं, लेफ्ट किडनी या राइट किडनी, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता, फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, वही तो यूरिन बनता है। ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। उसी तरह
जो स्टूल होता है यानी कि लैट्रिन पैखाना जो होता है शरीर में बनता है, वो भी शरीर का एक पॉइजनस सब्सटेंस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने में ज़रूरत पड़ती है रेक्टम की, और भी कई सारे ऑर्गन्स की जरूरत पड़ते हैं। तो सारे के सारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट्स हो जाएंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऑर्गन हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, स्ट्रक्चर एक जैसा होता है ना, वो सब मिल करके बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम में। बहुत सारे इस तरह के जब ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, मिलते हैं, बहुत तरह के ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब जाकर के पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो फिनिश होता है। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अब चैप्टर को डीपली हम लोग आगे पढ़ेंगे।